students, and welcome to class 10th SST, your chapter number 1, Glorious India, beginning to the 1206 AD. In our last class, we studied and discussed about the few dynasties of the South India, and in today's class, we are going to start our new topic, the Cholas dynasty. आज की तारीख में हम लोग कल जो हमने लास्ट क्लास ली थी बच्चों, उससे एक बहुत ही अलग डायनेस्टी, एक बहुत ही अलग रीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा, पालास के बारे में पढ़ा, एंड वी डिस्कस अबाउट द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। आज की तारीख में, आज की क्लास में हम लोग नॉर्थ इंडिया के से साउथ इंडिया की तरफ आ चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द Cholas dynasty which belongs to the South India, which was a very famous and a very strong dynasty of that time period. तो हम लोग आज साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था, एक तो रहा तमिल लिटरेचर को आगे से आगे एडवांस करने में, ठीक है, और सेकंड रहा था टू डेवलप द आर्किटेक्चर फॉर्म ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल। आज आप साउथ इंडिया के अंदर मोस्टली जितने भी टेम्पल्स देखते हैं, जैसे चाहे वो बृहदेश्वर टेम्पल हो, चाहे वो मीनाक्षी टेम्पल हो मदुरई का, तो ये कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो इंडियन आर्किटेक्चर के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही यूनिक फॉर्म के अंदर नजर आते हैं और जिनकी पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत अलग पहचान है, ठीक है। तो आज इसी एक डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हर बार हम अपनी क्लास के अंदर डायनेस्टी को स्टार्ट करने से पहले कुछ फेमस किंग्स के बारे में एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सब टॉपिक Cholas dynasty and the time period of the Chola dynasty starting from the 6th century to the 13th century, ठीक है। तो कहने का मतलब 6th century के एंड से लेकर 13th century तक का टाइम पीरियड Cholas dynasty का टाइम पीरियड माना जाता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, फर्स्टली वी लोकेट द Cholas dynasty on the India's map। हम लोग पहले इंडिया के मैप के ऊपर इनका रीजन देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि और कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जो साउथ इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इट इज द कावेरी रिवर। ओके, ये कावेरी रिवर है एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द कावेरी रिवर, एंड सो द रीजन ऑफ दैट साउथ ऑफ द कावेरी इज नोन एज द चोला डायनेस्टी। ये जो पूरा कावेरी के साउथ वाला जो रीजन है, ये चोला डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। और जो चोलास थे, इस डायनेस्टी या इस किंगडम की जो बाउंड्री थी वो मिलती थी पल्लव डायनेस्टी से, ठीक है। और ये है बेसिकली कैपिटल सिटी ऑफ द चोलास, तंजौर। तो आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी समय में यही तंजौर जो है पल्लव किंगडम के अंदर में आता था और बाद में इन चोलास ने, इस डायनेस्टी के राजाओं ने, किंग्स ने यहाँ तक अपना कंट्रोल बनाया और तंजौर को अपनी कैपिटल बना लिया। और इसी के साथ अगर हम कर्नाटक की तरफ चले तो यहाँ पर आप देखते हैं चेरास, और अगर केरल की तरफ आए तो आप देखेंगे पांड्यास। ये टोटल मिला के ओवरऑल 1 2 3 4 डायनेस्टीज है जो बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर उस समय में इमर्ज थी और बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी, चारों की चारों। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, किंगडम एक्सटेंशन की, तो हम देख रहे हैं कि चोला डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल किंगडम था इन तीनों से, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। द रीजन ऑफ द चोलास डायनेस्टी वाज कॉल्ड एज द दक्षिणापथ। दक्षिणापथ कहा गया, ठीक है। दक्षिणापथ में जो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का रीजन आता है, वही रीजन जो है ये तमिलनाडु और इसके ऊपर वाला ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन है ना, ये रीजन चोला डायनेस्टी का किंगडम का एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है। एंड अगर हम डिफरेंट किंग्स की बात करें जो अलग अलग समय में इस डायनेस्टी में हुए, द फर्स्ट करिकाला, आफ्टर द करिकाला विजयनगर, आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, जिसके बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें पढ़ेंगे।
Second, the language of this dynasty was Tamil. Basically, ये जो डायनेस्टी थी ये तमिल लैंग्वेज बोलती थी और इनकी टाइम पीरियड की सबसे खास बात ये थी कि चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में जितने भी राजा हुए उन लोगों ने तमिल लिटरेचर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और यही कारण है कि इनके टाइम पीरियड के अंदर तमिल लिटरेचर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हुआ। कई सारी बुक्स तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई जो आगे आकर इंडियन हिस्ट्री की कई फेमस बुक्स मानी गई और बाद में इनका संस्कृत के अंदर ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, तो ऐसी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था करिकाला और जिसके राइटर थे तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। ठीक है ना, तमिल लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस बुक करिकाला जिसके ऑथर कौन थे? तिरुवल्लुवर। तो आप भी इसको इंपॉर्टेंट टिक करना है और साथ में नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते हुए चले। ओके, एंड द कैपिटल सिटी वाज द तंजौर। ये यहाँ पर अगर साउथ इंडिया के अंदर देखें तो ये जो एरिया है तमिलनाडु के अंदर तंजौर सिटी आती है। याद रखना बच्चों, किसी समय में ये तंजौर जो है ये पल्लव डायनेस्टी का ही पार्ट था, लेकिन बाद में चोलास ने इस पल्लव डायनेस्टी के कुछ रीजन को अपने किंगडम में मर्ज किया और तंजौर को अपनी कैपिटल सिटी बनाया। ठीक है, और अब आगे चले हम। द फर्स्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द करिकाला। जो पहला फेमस रूलर था इस डायनेस्टी का उसका नाम था करिकाला, जिसने दो फेमस टाउन बनाए अपने शुरुआती दिनों में। इसने यहाँ पर एक दो छोटे छोटे नगर बसाए, टाउन बसाए, जिनका नाम था कुहर एंड कुगार। ठीक है, ये दो कस्बों के नाम है, दो टाउन के नाम है। इसने ये टाउन बनवाए क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली सिंहल द्वीप, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, इंडिया के साउथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आइलैंड हमको दिखता है जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, इसके साथ कंटिन्यूअसली देखिए बच्चों ध्यान में रखना कि एंशिएंट टाइम में श्रीलंका को सिंहल द्वीप कहा जाता था और यहाँ रहने वाले लोग जो है वो आज भी सिंहल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंहल द्वीप था इसके साथ कंटिन्यूअसली चोलास का एक बहुत लंबा बैटल चल रहा था और इसी के लिए इसने कुहर एंड कुगर नाम से दो टाउन बनवाए एंड फॉर्म अगेंस्ट द सिंहल्स। और इसने सिंहल्स के अगेंस्ट में एक वॉर फॉर्म किया एंड बिल्ट डैम ओवर द रिवर कावेरी। और इसी के साथ में रिवर कावेरी के बैंक के ऊपर इसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया। ऐसा कहते हैं कि जो डैम है ये 100 फीट लंबा था। ठीक है ना, एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम द उर्गपुर टू द कावेरी पत्तनम। और इसी के साथ में जब इसने कावेरी रिवर पर पुल बना लिया, बांध बना लिया, डैम बना लिया, तो इसने अपनी कैपिटल जो शुरुआत में उर्गपुर थी उससे इसने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया? कावेरी पत्तनम। तो सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम द उर्गपुर टू द कावेरी पत्तनम। तो ये तो हो गई आपके सबसे पहले किंग की बात। पहला करिकाला, he built the two towns Kuhar and Kugar and built a dam over the river Kaveri and control over the and shifted the capital from Urgpur to the Kaveri Pattanam। अब आगे चलते हैं हम सेकंड फेमस किंग के बारे में। परांतक फर्स्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। he crushed the power of the Pallavas। इसने पल्लवास की जो पावर थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। देखिए बच्चों, अभी शुरू से ये मैं कंटिन्यू बता रही हूँ कि हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल है चोलास की, ये चोलास की कैपिटल कौन सी है? तंजौर है। लेकिन तंजौर तो यहाँ है, लेकिन बीच में डायनेस्टी कौन सी है? पल्लव डायनेस्टी। तो कहने का मतलब क्या कि जो ये परांतक फर्स्ट था इसने पल्लव डायनेस्टी को या ये कह सकते हैं इनके किंगडम को पूरी तरह से अपने किंगडम में मर्ज किया और बाद में तंजौर को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, तो परांतक फर्स्ट वाज अ वेरी फेमस एंड द पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी हु crushed the पल्लव डायनेस्टी एंड मेड द तंजौर एज हिज कैपिटल। तंजौर को इसने अपनी कैपिटल बनाया। कहने का मतलब चोला किंगडम को इसने साउथ तक पूरी तरह से एक्सटेंड कर दिया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे राजा की तरफ, थर्ड किंग की तरफ। राजा फर्स्ट हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर लगाने बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग राजा राज के बारे में एक बात जानेंगे जो कि हर बार आपके क्वेश्चन आता है टेंपल को लेकर। तो पहले आप देख लेते हैं राजा राज फर्स्ट ऑक्यूपाइड द मद्रास, मैसूर एंड द कुर्ग एंड द शिफ्ट सिंहल द्वीप आल्सो।
सिंहल द्वीप पर भी कंट्रोल किया। सिंहल द्वीप का मतलब क्या, ये श्रीलंका, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फेमस और पावरफुल किंग था जिसने श्रीलंका तक अपने किंगडम को एक्सटेंड किया और साथ में ही बिल्ड अ वेरी फेमस टेंपल जिसे हम बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर टेंपल के नाम से जानते हैं बच्चों, जो तंजौर सिटी के अंदर है। और आज भी आप इस टेंपल को देख सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर जो है वो द्रविडियन स्टाइल के अंदर बना हुआ है। हम लोग आगे जब इसका आर्ट पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में द्रविडियन स्टाइल होती क्या है। आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान में रखना है कि जो ये राजराजेश्वर टेंपल है, एक्चुअल के अंदर ये शिव टेंपल है। शिव मतलब भगवान शिव के लिए बनाया गया एक टेंपल था। इसका नाम इसी के नाम राजा राज के नाम पर पड़ा, जिसको राजा राजेश्वर मंदिर कहा गया, टेंपल कहा गया। और इसी के साथ इसे बृहदेश्वर टेंपल भी कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि हु बिल्ड द राजराजेश्वर और बृहदेश्वर टेंपल, तो उसका आंसर क्या होगा, राजा राज फर्स्ट, ठीक है। एंड ही आल्सो कंट्रोल ओवर द सिंहल द्वीप, मतलब पहला राजा जिसने श्रीलंका को भी अपने किंगडम में मर्ज किया, उसको कंट्रोल किया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, राजेंद्र फर्स्ट। द नेवल पावर ऑक्युपाइड, एक तो पहली बात क्या, इसकी जो नेवल पावर थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी। स्टूडेंट्स ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, ठीक है, गुप्तास के बाद में गुप्त के टाइम पीरियड में समुद्रगुप्त ऐसा राजा था, ऐसा किंग था जिसकी नेवल पावर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिसके पास नेवल पावर थी। लेकिन अगर हम सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो हम देखते हैं कि चोल डायनेस्टी या चोल किंगडम ऐसे पावरफुल किंग्स थे जिनके पास भी नेवल पावर थी। और ये जो नेवल पावर डेवलप हुई, हालांकि थी तो शुरू से, लेकिन इस नेवल पावर को और ज्यादा पावरफुल किसने बनाया, वो था राजेंद्र फर्स्ट। एंड ही आल्सो ऑक्युपाइड पेरू एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसने अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। देखिए स्टूडेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम हजारों साल पुरानी बात करें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो द नेवल वाज एडवांस्ड एंड पावरफुल, कि इन लोगों ने श्रीलंका को भी जीत लिया, यहाँ पर जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड थे इनको भी इन्होंने अपने किंगडम में मर्ज किया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि चोलास डायनेस्टी की जो नेवल पावर थी वो बहुत ही पावरफुल थी, ज्यादा से ज्यादा एडवांस थी, तभी तो ये लोग श्रीलंका तक पहुंच पाए, अंडमान निकोबार आइलैंड तक पहुंच पाए। तो यहाँ तक हम लोग अपने 4 किंग्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और इसी के साथ में आगे चलते हैं हम नंबर 5 पर, राजाधिराज फर्स्ट। इसके बारे में सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि कोप्पम का जो वॉर हुआ था उसके अंदर ये मारा गया था चाणक्य किंग से लड़ते हुए, जिसका नाम था सोमेश्वर, ठीक है ना। तो राजाधिराज फर्स्ट killed during the battle of the Koppam against the Chalukyas king सोमेश्वर। देखिए बच्चों आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोप्पम एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर ये वॉर हुआ, और ये वॉर किन किन डायनेस्टीज के बीच में हुआ। तो आपको एक तो ध्यान रखना है चोलास, और सेकंड याद रखना है चालुक्य। तो चोलास एंड चालुक्यास डायनेस्टी के बीच में लड़ा गया ये वॉर था जिसे कोप्पम कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लेस का नाम है। और इसके अंदर कौन मारा गया, राजाधिराज फर्स्ट की डेथ हो गई, जो कि राजेंद्र फर्स्ट का बेटा था, सन था। नेक्स्ट आता है नंबर 6 पर, वीर राजेंद्र। ही डिफीटेड द चालुक्यास इन द कुडल संगमम बैटल। अब देखिए आपने सुना होगा कि हमारे साथ या नॉर्मली हम अपने आसपास देखते हैं कि किसी के साथ अगर कोई बुरा करता है तो उसका बदला अगला वाला जरूर लेता है। तो कुछ यहाँ पर भी बदले की भावना थी, रिवेंज की भावना थी। और इसी कारण जब राजाधिराज को चालुक्य किंग सोमेश्वर ने मार डाला तो बदला लेने के लिए इसी के बेटे वीर राजेंद्र ने भी चाणक्यों से वॉर किया, बैटल किया। और ये बैटल कुडल संगमम बैटल के नाम से जाना जाता है। इस कुडल संगमम बैटल के अंदर जो ये वीर राजेंद्र थे, इन्होंने चालुक्य किंग को हरा दिया और इस तरह से अपनी जो बदला था, जो रिवेंज था, वो इन्होंने पूरा किया। आगे हम आते हैं राजेंद्र कुलोतुंग। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ध्यान में क्यों रखना है? पहला कारण ये कि कुलोतुंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। आफ्टर द कुलोतुंग फर्स्ट द डायनेस्टी वाज टोटली डेक्लाइंड। ये डायनेस्टी पूरी
से खत्म मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है that his mother was the Chola princess। इसकी जो माँ थी, मदर थी, वो तो थी चोला प्रिंसेस एंड द फादर वाज द चालुक्य किंग, और इसके जो फादर थे वो चालुक्य राजा थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम अपने सोसाइटी के अंदर भी ये चीज देखते हैं कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो पिता का नाम है या जो पिता के नाम से हर चीज चलती है ना, तो यहाँ पर आप ये चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि कोलोतुंग जिसकी मदर तो चोला प्रिंसेस थी, मतलब चोल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन इसने शादी किससे की थी? चालुक्य किंग से की थी, और इसीलिए बाद में ये चोला डायनेस्टी कन्वर्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है, या ये कह सकते हैं बच्चों कि इस डायनेस्टी का नेम जो है वो चेंज होकर क्या हो गया? चालुक्य चोल डायनेस्टी। मतलब इन दोनों को अगर हम मिला दें, मदर और फादर का जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, अगर इन दोनों ही डायनेस्टी को मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो राजेंद्र कोलोतुंग था उसने एक नई डायनेस्टी की स्टार्टिंग की, जिसे चालुक्य चोल डायनेस्टी के बारे में की तरह कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चोल किंग्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, और ये बताने की कोशिश की है कि साउथ इंडिया के अंदर 6th सेंचुरी के अंदर, जिस तरह से हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर गुर्जर प्रतिहारास, पालास एंड जो दूसरे कल हमने पढ़े थे, और है ना राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में, तो ये नॉर्थ इंडिया की कुछ पावरफुल डायनेस्टी थी। हर्षवर्धन की डेथ के बाद में, जैसा कि अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि हर्षवर्धन आखिरी ऐसा हिंदू शासक माना जाता है जिसके टाइम पीरियड में उसने लगभग पूरी इंडिया पर एक छत्र राज किया, पूरी कंट्री को यूनाइटेड किया, ठीक है। आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में बेसिकली चेराल, पाटलिया, चोला एंड पल्लवा, ये कुछ फेमस डायनेस्टीज है, और उसमें से भी अगर मोस्ट पावरफुल की बात करें तो चोला डायनेस्टी। अब इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है बच्चों, तो एक बार मैं रिकैप करना चाहूँगी। बेसिकली इन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो थी तमिल लैंग्वेज। इन्होंने तमिल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और यही कारण था कि चोला किंगडम के टाइम पीरियड के अंदर कई सारे तमिल लिटरेचर लिखे गए जो बाद में संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी कन्वर्ट किए गए। और चोला डायनेस्टी के बारे में अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन द टाइम पीरियड ऑफ द अशोका दिस डायनेस्टी वाज द इंडिपेंडेंट। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि अशोक के टाइम पीरियड में, जो कि इतना महान राजा था, मौर्य हमने पढ़ा है जिन्होंने लगभग पूरे इंडिया को, कुछ पार्ट को साउथ को अगर हम छोड़ दें तो उसने पूरी इंडिया पर राज किया था, लेकिन वो चोला किंगडम को अपने किंगडम में मर्ज नहीं कर पाए, ठीक है ना। और इसी के साथ में तंजौर जो थी इनकी कैपिटल सिटी थी, है ना। अब इसी के अलावा आपको जो एक बात याद रखनी है वो आपको याद रखना है राजराजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल विच वाज बिल्ट बाय द राजाराज फर्स्ट। ओके, राजाराज फर्स्ट ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल बनाया जो भगवान शिव के लिए बनाया गया, एंड द नेवल पावर वाज द वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो चोला डायनेस्टी थी इनकी नेवल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने श्रीलंका पर अधिकार किया, और सेकेंड इन्होंने श्रीलंका के साथ ही साथ अंडमान निकोबार तक के एरिया को कंक्योर किया, अपने किंगडम में मर्ज किया। अब जो हमारा आज का नया टॉपिक है बच्चों, इसी के साथ क्योंकि आज की तारीख में हम लोग चोला डायनेस्टी को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं सर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा चोला एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रबंध व्यवस्था या शासन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन, शासन के बारे में कुछ बेसिक बातों को जानने वाले हैं, ठीक है। अब इन चीजों को समझने से पहले अगर हम बात करें द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आज की तारीख में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हम देखते हैं ये कहीं ना कहीं इससे मैच करता है, जो मैं आपको आगे समझाना जा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आज की तारीख में वर्ल्ड का कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, पूरी कंट्री को अलग अलग स्टेट में, स्टेट को फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट को फिर सिटी के अंदर, सिटी के बाद में आप देखेंगे कि स्मॉल विलेजेस के अंदर, तहसील के अंदर डिवाइड किया जाता है बच्चों। इसी तरह से चोला डायनेस्टी या ये कह सकते हैं जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था उसको, उसके अंदर पूरे किंगडम को सब यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। बेसिकली जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था ये ग्राम पंचायत पर बेस्ड था, ठीक है। तो दिस
बेस्ड ऑन द ग्राम पंचायत सिस्टम, ग्राम पंचायत सिस्टम पर बेस्ड था। एंड द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू द 6 प्रोविंसेस, पूरा किंगडम 6 प्रोविंसेस का मतलब बच्चों आप यहाँ पर स्टेट से समझ सकते हैं, मतलब पूरे किंगडम को 6 स्टेट में डिवाइड किया गया था, 6 स्टेट में बांटा गया था जिसको प्रोविंसेस कहा गया। और इस किंगडम की सब यूनिट जो थी वो इस तरह से, किंगडम को मंडलम कहा गया। तो यहाँ पर मंडलम का मतलब आप देख सकते हैं कंट्री, ये जो मैं लिख रही हूँ ये बच्चों आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप समझ सके कि कंफ्यूजन ना हो कि मंडलम एक्चुअल में क्या था। तो आज की तरह में जैसे इंडिया ही कंट्री है, तो उसी तरह से जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था इनमें इनके पूरे किंगडम को क्या कहा गया, मंडलम कहा गया। मंडलम वाज सब डिवाइडेड इनटू द कोट्टम, मंडलम जो था वो कोट्टम में डिवाइड किया गया, जिसे हम आज की तारीख में क्या कह सकते हैं, स्टेट, ठीक है। एंड द स्टेट वाज सब डिवाइडेड इनटू द नाडू, नाडू को आप समझ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, एंड नाडू वाज सब डिवाइडेड इनटू द कुर्रम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आ जाएगी सिटी, और सिटी के बाद आ जाएगा ग्राम, जिसको हम लोग विलेज कहते हैं। तो इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जिसमें पूरे किंगडम को 6 प्रोविंसेस में बांटा गया था, और हर प्रोविंस को के कुछ सब यूनिट थे, है ना। तो ये जो मंडलम, मंडलम के बाद आ गया कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडू, आफ्टर नाडू कुर्रम, एंड द सब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किंगडम वाज द ग्राम। ग्राम में अंदर होता था कि यहाँ पर जो ग्राम का मुखिया होता था, जो लीडर होता था ग्राम का, वो हर साल इलेक्टेड होता था, इसका चुनाव होता था, और चुनाव होने के बाद में ये ग्राम का क्या बनता था, लीडर बनता था, ठीक है, ग्राम प्रमुख बनता था। एंड द असेंबली ऑफ द नाडू वाज कॉल्ड एज द नटर। बच्चों आपको यहाँ पर ये 2 वर्ड ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल याद रखना, जहाँ जहाँ पर गौर करने लायक बात है बच्चों वहाँ मैं आपको कंटिन्यू बताते जा रही हूँ। देखो मेरी जो वीडियो के अंदर बार बार कुछ चीजें रिपीट करने का जो मेन रीजन है वह यही है कि जब आप वीडियो फर्स्ट टाइम देखें उसी समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके माइंड के अंदर फिट रहे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजें बार बार रिपीट भी हो रही है, ठीक है। तो असेंबली ऑफ द नाडू वाज कॉल्ड एज द नटर, असेंबली का मतलब होता है सभा। तो जो नाडू की जो सभा होती थी, डिस्ट्रिक्ट की जो सभा होती थी, ठीक है ना, उसे क्या कहा गया, नटर कहा गया। एंड द यूनिट ऑफ द टाउन वाज कॉल्ड द नगर। यूनिट ऑफ टाउन का मतलब क्या है, ये जो सिटी थी, नगर थे इसके, है ना, उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे जोधपुर सिटी को कई सारे वार्ड में बांटा गया है ना, तो ये वार्ड से आप समझ सकते हैं कि इसी तरह से यहाँ पर जो यूनिट होती थी टाउन की, कस्बे की, उसको नगर कहा गया। द किंग वाज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखिए बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब सेम यही सिस्टम आप लोग पॉलिटिकल साइंस में स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी पढ़ने वाले हैं आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस तरह से आज हमारे यहाँ पर अगर हम किंग की जगह प्रेसिडेंट को रखें, है ना, तो आज भी आप देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेचर है उसका पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के ऊपर, किंग के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो उस समय ऐसा नहीं था कि जो किंग था वो अपने आप में कोई मोनार्च था, या आप कह सकते हैं कि निरंकुश था या तानाशाह था। कहने का मतलब राजा की हर जगह अपनी मन मर्जी नहीं चलती थी, राजा को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, ठीक है ना। एंड द लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। लैंड रेवेन्यू आप समझ गए होंगे, जिसको हम लगान भी कहते हैं। जो लगान था वो 1/6 पार्ट था। बच्चों आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर ऑलरेडी फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि 1/6 कितना होता है, ठीक है ना। टोटल का 1/6 पार्ट जो है वो लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। एंड सेकंड कासू, यहाँ पर कुछ वर्ड है बच्चों, जैसे कासू क्या था, ये एक गोल्ड कॉइन होता था, सोने के सिक्के को चोला किंगडम के टाइम पीरियड में इस डायनेस्टी के जो रीजन था उसमें इस गोल्ड कॉइन को कासू कहा जाता था। एंड द स्ट्रॉन्ग नेवल पावर वाज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी थी इसका सबसे प्लस पॉइंट ये था, जो मैं बार बार आपको बताती जा रही हूँ कि पूरी अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो गुप्तास के बाद में अगर हम देखें तो चोला डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसका नेवल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड द इरिगेशन स्कीम्स एंड द मैनी रोड्स। इसी के साथ में चोला डायनेस्टी के जो किंग्स थे उन्होंने टाइम टू टाइम अपने रीजन के अंदर कई सारी इरिगेशन स्कीम्स बताई। अब इरिगेशन स्कीम का मतलब क्या, इरिगेशन का मतलब सिंचाई, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए
जो व्यवस्था की जाती है, जिसको आप कैनल सिस्टम समझ सकते हैं, कैनाल के थ्रू डैम बनाकर कैनाल के थ्रू जो पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो वही इरिगेशन स्कीम्स कई उस समय बनाई जाती थी ताकि इरिगेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सके, और साथ में ये रोड सिस्टम को भी डेवलप किया गया। तो इससे आप बच्चों अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कितना ज्यादा एडवांस था। अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अब हम बात करने वाले हैं चोल आर्ट की, ठीक है। तो अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं बच्चों को चोल आर्ट है, और आपको पता होना चाहिए कि चोल आर्ट उस समय का बहुत ही ज्यादा फेमस कह सकते हैं कि विव से अगर हम देखें तो बहुत ही प्लस पॉइंट था इन लोगों का। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो अपना लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं चोलास आर्ट, ठीक है। और इससे पहले हमने आपका एक चोलास डायनेस्टी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो चोलास आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इन लोगों ने द्रविडियन स्टाइल को फॉलो किया आर्किटेक्चर की, मतलब टेम्पल या जो भी बिल्डिंग्स ये लोग बनाते थे उसमें इन लोगों ने पल्लव डायनेस्टी या पल्लव स्टाइल, जिसको हम द्रविडियन स्टाइल भी कहते हैं, इसको फॉलो किया। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि राजा राज फर्स्ट जिसने राजराजेश्वर टेम्पल बनाया था, जिसे हम बृहदेश्वर टेम्पल कहते हैं, इस तरह के और कई सारे टेम्पल जितने भी टेम्पल बनाए गए वो द्रविडियन स्टाइल के अंदर बनाए गए। अब ये द्रविडियन स्टाइल होती क्या है ये चीज भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे द चोलास आर्ट प्रोमोटेड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द पल्लवास, पहली बात तो उन्होंने पल्लव स्टाइल को ही फॉलो किया, और यही पल्लव स्टाइल जो थी वो द्रविडियन स्टाइल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये द्रविडियन स्टाइल एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। आर्किटेक्चर का मतलब वो स्टाइल जिसमें बिल्डिंग्स या टेम्पल्स या जितने भी स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट बनाए गए थे उस स्टाइल को, इमारत बनाने की स्टाइल को द्रविडियन स्टाइल कहा गया। बेसिकली चोलास टाइम पीरियड में बने हुए कुछ फेमस टेम्पल्स में से अगर हम देखें तो पहला जो टेम्पल है इसका एग्जांपल है राजराजेश्वर या फिर बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ द तंजौर। तंजौर के अंदर आएगा राजराजेश्वर टेम्पल जिसे राजा राज फर्स्ट ने बनाया था। एंड सेकंड टेम्पल ऑफ द चिदम्बरम, एक टेम्पल है चिदम्बरम का, ठीक है। और ये है पूरा का पूरा वो आर्किटेक्चर स्टाइल जिसे हम लोग द्रविडियन स्टाइल के नाम से जानते हैं बच्चों। द्रविडियन स्टाइल में होता क्या है कि सबसे पहले मंदिर के अंदर या टेम्पल के अंदर एंट्रेंस का जो गेट होता है ना, ये एक तरह से पिरामिड शेप के अंदर होता है। आपने पिरामिड देखा होगा जिसमें ऊपर से नुकीला और उसके बाद में इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो बेसिकली इसका जो शेप होता है एंट्रेंस गेट का, ये पिरामिडिकल शेप होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। ये गोपुरम कहलाता है एंट्रेंस गेट। इसके बाद में जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा सभा भवन होता है, ठीक है ना, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर कई बार रिलीजियस सेरेमनीज की जाती थी। इस रीजन को मतलब मंदिर तक जाने से पहले जो रीजन था इसे मंडलम कहा गया। क्या कहा गया? मंडलम कहा गया। और उसके बाद आते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी, ठीक है ना। तो ये वो रीजन है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी, देवता देवी देवता जिसका भी मंदिर होता था, इसको कहते थे गर्भगृह। वो मंदिर या पूरे मंदिर की बेसिकली वो जगह जहाँ पर मंदिर में मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह के ऊपर ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल बनाई जाती थी, मतलब ये जो आप कह सकते हैं कि इस तरह जो पिरामिडल शेप के अंदर जो शेप बनाया जाता था इसे कहते थे विमाना, ठीक है। और सबसे ऊपर एक कलश के शेप के अंदर एक डिजाइन बनाई जाती थी और इसी को कलश कहा गया। तो सबसे ऊपर क्या होता था? कलश। कलश के नीचे के पूरा जो आर्किटेक्चर था पोर्शन था उसे कहा गया विमान। और विमान के बाद में वो जगह जहाँ पर स्टैचू को, मूर्ति को रखा जाता था वो था गर्भगृह, जहाँ पर रिलीजियस सेरेमनीज की जाती थी, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे उसे कहा गया मंडल, ठीक है, या मंडप, ठीक है। और उसके बाद में जो एंट्रेंस गेट है इसे कहा गया गोपुरम। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है जो द्रविडियन स्टाइल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और इसी के साथ एक वर्ल्ड फेमस थिंग, द स्टैच्यू ऑफ द नटराज, नाचते हुए शिव की जो मूर्ति है जिसको हम नटराज कहते हैं, है ना, वो जो मूर्ति है वो चोल टाइम पीरियड में मिली थी। और ये आज की तारीख में आप अगर बच्चों बुक में देखेंगे तो आपको नटराज की मूर्ति दिखेगी, उसकी पिक्चर आपके बुक के अंदर बनी हुई है। तो ये सबसे यूनिक थिंग थी कि उस समय भगवान शिव को ये लोग बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है ना। तो नटराज की यहाँ से स्टैच्यू मिली है जो कि मेटल की
रिलेटेड, जो डायनेस्टी से रिलेटेड, सोसाइटी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया कि जो किंग्स थे उन्होंने शिव टेम्पल बनाए, जैसे बृहदेश्वर या राजराजेश्वर जिसको हम कहते हैं, ये एक शिव टेम्पल था। उसके बाद कि नटराज की शिव की जो स्टैचू है जो मेटल से बनी हुई है वो यहाँ से मिली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग शिव सेक्ट के फॉलोवर थे। आज भी आप देखिए बच्चों, साउथ इंडिया के अंदर शिव सेक्ट को मानने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, मतलब ये लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। और ये जो शिव सेक्ट है ये दो धाराओं के अंदर, दो अलग सब सेक्शन के अंदर डिवाइडेड हो चुका है, ठीक है। तो पहली चीज दे वर द फॉलोवर ऑफ शिव सेक्ट एंड सेकंड थिंग दे परफॉर्म द अश्वमेध यजन। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब गुप्त डायनेस्टी पढ़ाया था तब भी बताया था कि अश्वमेध यजन क्या होता है। एक किंग अपनी पावर को अपने आसपास के किंगडम में शो करने के लिए, अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए, दूसरे राजाओं को अपने अधीन करने के लिए जो यज्ञ कराता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। तो आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये लोग वैदिक कल्चर को भी शायद फॉलो करते रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वुमेन की कंडीशन की बात करें तो एजुकेशन भी मिल रहा था, और दूसरी प्लस पॉइंट कि इन्हें सोसाइटी के अंदर या फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी, पिता की संपत्ति, उसमें भी इन लोगों का शेयर होता था। और आप आज की तारीख में बच्चों देख रहे होंगे कि एक आज की तारीख की अगर हम बात करें तो पिता की संपत्ति में लड़कियों को अधिकार दिलाने के लिए, बेटियों को अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली सोसाइटी में ही ये चीज अलाउ कर दी गई थी कि बेटियों को भी या जो महिलाएं होती थी उनको पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर का अधिकार दिया जाता था। और आज की तारीख में इन चीजों के लिए लोगों को लड़ना पड़ा है जब वे जाकर ये कानून बनाए, ठीक है। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग सोसाइटी में कितने एडवांस थे, कितना आगे की सोचते थे, ठीक है। और लास्ट है सिस्टम वाज आल्सो प्रेवलेंट। मंदिर के अंदर जो देवी देवताओं की सेवा करने के लिए जो लोग वहाँ रहते थे, तो जो जेंट्स थे है ना, जो जेंट्स थे उनको देव कहा गया और जो वुमेन्स थी उनको देवदासी कहा गया। तो ये पूरा सोसाइटी का सिस्टम बच्चों आज हमने अपनी क्लास के अंदर समझाया, और इसी के साथ चैप्टर 1 का एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि आपके हाफ ईयरली हो चाहे स्पेशली बोर्ड एग्जाम, चोलास डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड सोसाइटी, यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, समझें और इसको बार बार पढ़ें, और साथ में इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर करें जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएंगे। जब आप वापस रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत मदद करने वाली है। तो इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास एंड करती हूँ, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें बच्चों, और इसी के साथ थैंक्स।